हमारी बहस में इस्लाम के नाम पर देश में जहर फैलाने वालों का पर्दाफाश होगा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम जैसे इस्लामोफोबिया की साजिश के उन मोहरों को बेनकाब करेंगे जो भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट कर देश में मुसलमानों के कथित उत्पीड़न की दुहाई देते हैं और दुनिया में भारत को बदनाम करने की नापाक कोशिश करते हैं। ये लोग अपनी तकरीरों से आतंकी तैयार करने वाले जाकिर नाइक से हमदर्दी दिखाते हैं और मुसलमानों का नाम लेकर भारत में जलजले की धमकी तक देते हैं। लेकिन जब जफरुल इस्लाम पर कानून का शिकंजा कसा और देशद्रोह की धाराओं में FIR दर्ज हो गई तो अग्रिम जमानत के लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और याचिका में कथित मुस्लिम उत्पीड़न से लेकर विदेशी अखबारों के आर्टिकल का हवाला देने लगे। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात यह है कि अपनी याचिका में जफरुल इस्लाम खुद को इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वाले आतंकियों का धुर विरोधी बता रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वो बगदादी की टेरर ब्रिगेड को आतंकी सप्लाई करने वाले जाकिर नाइक की वकालत करते रहे। तो आइए आज इसी जिहादी गैंग और जाकिर नाइक के नापाक गठजोड़ का पर्दाफाश करते हैं। जफरुल इस्लाम और जाकिर नाइक इस्लामोफोबिया प्रोपेगेंडा के ये वो दो बड़े चेहरे हैं जिनमें से एक देश का भगोड़ा है और मलेशिया में रहकर भारत के गैर मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहा है, तो दूसरा भारत में ही रहकर मुस्लिमों का नाम लेकर देश को जलजले की खुली धमकी दे रहा है। जफरुल इस्लाम का 28 अप्रैल का ये विवादित पोस्ट देखिए जिसमें उसने लिखा है, भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत। हिंदुत्व विचारधारा के लोग सोचते हैं कि कारोबारी हित की वजह से अरब देश भारत के मुस्लिमों की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे। वो भूल गए भारतीय मुस्लिमों का अरब और मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, एवलॉन्च आ जाएगा। जफरुल इस्लाम नाम का ये शख्स दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन है, लेकिन इस शख्स ने ऐसा घृणित बयान देकर देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कोशिश की। कोई जलजला भारत में आने वाला नहीं है क्योंकि अरब देशों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत में कोई धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोरोना वायरस के मुद्दे पर भी देश को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बात लिखते हैं। और जफरुल इस्लाम खान तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के दिल्ली गवर्नमेंट के जरिए जो उनका नामांकन हुआ है उससे वो चेयरमैन है। इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। जफरुल इस्लाम के खिलाफ 2 मई को जब देशद्रोह के मामले में FIR दर्ज हुई तो अग्रिम जमानत के लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। पूछताछ से बचने के लिए बुढ़ापे और बीमारियों का हवाला देने लगे। हाईकोर्ट में उनके वकील ने ये दलील भी दी। साल 2014 में याचिकाकर्ता इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों में से एक थे। 2014 में ही इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैला रहे ISIS, अल-कायदा और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों की निंदा करने वालों में थे। याचिकाकर्ता ने मजहब के नाम पर हिंसा फैलाने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ अपना रुख लगातार बरकरार रखा था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जफरुल इस्लाम को जाकिर नाइक का समर्थन करते वक्त उसकी आतंकी सोच का ख्याल क्यों नहीं आया, जो ये कहता है कि हर एक मुस्लिम को आतंकवादी बनना चाहिए। Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. If he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for it. जफरुल इस्लाम खान आतंकी सोच वाले जाकिर नाइक को अपना हीरो मानते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये आरोप लगाने में भी देर नहीं लगाई कि मौजूदा मोदी बीजेपी सरकार में जाकिर नाइक को इंसाफ नहीं मिलेगा। जबकि भगोड़े जाकिर नाइक पर नौजवानों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने का संगीन आरोप है, जिसकी संस्था IRF जिहादी विचारधारा फैलाने वाली फैक्ट्री बन गई थी। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर नाइक और उसकी संस्था IRF बगदादी की आतंकी ब्रिगेड को भारत से दहशतगर्दों की सप्लाई कर रही थी। एक अहम सवाल ये भी कि जफरुल इस्लाम का ये सोशल मीडिया पोस्ट उस वक्त ही क्यों आया जब खाड़ी देशों में भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस्लामोफोबिया का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर नफरत भरी ये साजिश पाकिस्तान में रची गई थी ताकि किसी तरह से अरब देशों को भारत के खिलाफ भड़काया जा सके। इस नापाक साजिश के लिए पाकिस्तान में ट्रोल आर्मी ने 15 दिन में ही 6493 फेक अकाउंट बना डाले थे। ज्यादातर ट्वीट पाकिस्तान से किए गए थे, लेकिन उनकी लोकेशन में अरब देशों को दिखा रखा था। हालांकि भारतीय राजनयिकों और विदेश मंत्रालय ने फेक अकाउंट से किए जा रहे इस दुष्प्रचार की पोल खोल कर रख दी। देशद्रोह के आरोपी जफरुल इस्लाम अपने भड़काऊ बयान के लिए माफी मांगकर बाद में पलट भी गए। वो अपनी बात पर अभी भी कायम है, लेकिन अब उनके खिलाफ कानून का शिकंजा कस चुका है और साथ ही दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
लेकिन अब वक्त आ गया है कि देश में मौजूद इस्लामोफोबिया प्रोपेगेंडा के प्रचार प्रसार में लगे ऐसे जिहादी गैंग का पर्दाफाश कर उस पर कानून का शिकंजा कसा जाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो इस देश में रहकर इस देश की खिलाफत करते हैं। ये कैसी मानसिकता है जो अपने ही देश में जलजला लाने की चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अरब देश हमारे साथ आ जाओ, भारत को बर्बाद करने में मदद करो। इसी बात पर बहस होगी। मेरे साथ RS सिंह साहब है, जाने माने देश के सुरक्षा विशेषज्ञ है, रक्षा विशेषज्ञ है। नाजनीन अंसारी साहिबा है, नेशनल सदर है मुस्लिम महिला फाउंडेशन की। मौलाना नदीमुद्दीन है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के। वाणी यास्मीन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, साथ ही साथ एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। और मेरे साथ थोड़ी ही देर में श्रीनगर से जुड़ेंगे माजिद हैदरी साहब, जो खुद अपने आप को जाकिर नाइक के चेले बताते हैं। सीधे चलता हूं सिंह साहब के पास। सिंह साहब, मुझे ये समझाइए, ये मानसिकता कहां से आती जा रही है इस देश के अंदर कि अपने ही देश में रहकर अपने देश को गाली दो और ये कहो कि अपने ही देश के खिलाफ अरब देश खड़े होकर युद्ध कर दे। ये क्या मानसिकता है? कौन फैला रहा है? नहीं, जो जाकिर नाइक बोलते थे और ये जफर साहब जो बोल रहे हैं, इनमें आप कोई अंतर मत देखिए। ये अरब ब्रांड ऑफ इस्लाम यहाँ पे फैलाना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल से, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से एक जहर घोलने के समान है, क्योंकि इसका यही मकसद है कि इस तरीके से जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसको अपनी मिट्टी से किस तरह से उखाड़ के फेंक दिया जाए, उसको पूर्वजों से किस तरह से अलग कर दिया जाए, उसका पूरा जो प्री इस्लामिक जो इतिहास है उसको कैसे मिटा दिया जाए और उसके पहचान पे कैसे प्रहार किया जाए। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखो, और मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, आज ऐसे लोगों ने ये लोगों में जहर फैला दिया है कि आज सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे मुसलमानों को ये पता नहीं कि वो बंगाली पहले या मुसलमान है, वो कश्मीरी पहले या मुसलमान है, उसको ये नहीं मालूम वो पंजाबी पहले या मुसलमान है, वो मलयाली पहले है वो या मुसलमान है। तो जब आपने उसकी पहचान को ध्वस्त कर दिया, उसको किसी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ऐसे लोगों के कारण ही, जाकिर नाइक के लोगों के कारण ही आपको ढाका कैफे में अटैक हुआ, यहां से लोग इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप बताइए साहब, इस मिट्टी में पैदा हुआ कोई आदमी ये कहे कि सेक्स स्लेव्स अलाउड है, ये कहे कि शौहर को बीवी का मारने का हक है, ये कहे कि यहाँ पर चर्च और मंदिर का कोई वजूद नहीं है क्योंकि वो धार्मिक है। आप बताइए, ऐसी सोच, और ये सोच आज की नहीं है। आपने शायद सरहिंदी का नाम सुना होगा, अकबर के जमाने में था। अकबर के इक्लेक्टिक पॉलिसीज, उसकी नीतियों से उसने बहुत उस पर प्रहार किया और उसने जहांगीर को अकबर के खिलाफ किया कि यह आदमी इस्लामिक नहीं है, ये अरब ब्रांड ऑफ इस्लाम को ये कर रहा है। उसके बाद शाह वलीउल्लाह वो आदमी है जिसने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया यहाँ पे कि देखो इस्लाम खतरे में है, आ जाओ। वो भी एक वहाबी ब्रांड था। कुछ लोग कहते हैं सूफी था, बिल्कुल सूफी नहीं था, वहाबी था। तो देखिए, हमें कोई मतलब नहीं है आप वहां से अरब से गंदी हवाएं लाएं, दूषित हवाएं लाएं, जो भी लाना है लाएं, लेकिन अगर देश की एकता और देश की सुरक्षा पर आपकी आइडियोलॉजी चोट मारती है तो स्टेट भी आप पर बहुत बुरा चोट मारेगा। इस बात को आप इत्मीनान करें। और ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये जफर साहब, अरब का नाम ले रहे हो, कह रहे हो कि अरब देशों में हमारी बड़ी गुडविल है। दैट इज व्हाट ही सेड। बड़ी गुडविल है क्योंकि हमने सेंचुरी से बड़ी सेवा की है इस्लाम की। अरे थोड़ा इतिहास देख लो, कोई 20 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 100 साल पहले कन्वर्ट किया है, और कन्वर्ट किया आदमी कहीं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है। आपको मैं इतना बता देता हूं, एक बार ईमान बेच दिया तो बेच दिया, फिर आप किसी लायक नहीं है। तो ये धमकी देना हमको कि हमारी बड़ी गुडविल है और हमको अरब देशों में हमारा ये है, और वो कहते हैं वो अपने फायदे, आर्थिक फायदे के कारण आप हिंदुस्तान को हिंदू बिगेट्स का नाम दिया है कि वो हिंदू बिगेट सोचते हैं कि उनसे मदद नहीं है। किसको डरा रहे हैं आप? अरे हिंदुस्तान की हैसियत कहीं ज्यादा है अरब देशों से।
निकल गया तेल की क्या हालत हो रही है? किसको डरा रहे हो तुम? किसको डरा रहे हो आप? हिंदुस्तान को बेचने वाले की लाइन लगी हुई है तेल की। और जब तेल नहीं था तो आपको मालूम है इस्लाम के पहले भी हमारे अरब से ताल्लुकात थे। उस समय पूरे यूरोप में यहीं से जाता था, और यमन ट्रेडिंग पॉइंट था, वहां से माल जाता था इटली से यूरोप में जाता था। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम के पहले हमारा अरब से कोई लेना देना आज नहीं है। अरब आपको इसीलिए 2 नंबर का ही भी नहीं, 6ठे नंबर का आपको मुसलमान। ठीक है, इसी सवाल को मैं लेकर चलता हूं। उधर के हैं। ठीक है वाणी यास्मीन साहब, अरब देशों के साथ मुसलमानों के संबंध का हवाला दिया जाता है वाणी आपा, लेकिन मुझे ये बताइए ये सोच कहां से पैदा होती है कि जिस देश में खाओ उसी के लोगों को गाली दो, चाहे एक्सक्यूज कोई भी हो? ये सोच क्या है? ये वहाबी कल्चर क्यों भारतीय इस्लाम के अंदर घुसता जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं आपसे। पहले मुझे आपसे ये शिकायत है कि आप आपा मुझे मत बोलिए, आप मुझे वाणी यास्मीन सिंह के नाम से पुकारिए। ठीक है, वाणी जी बोलूंगा। एंड सेकंड थिंग आप मैं ये बताऊंगी कि उन्होंने अगर ट्वीट, हाँ जी थैंक यू सो मच, उन्होंने जो ट्वीट किया है जो भी उनका है, आप मुझे बताइए तेजस्विनी सूर्या ने जो ट्वीट किया इंसल्ट वुमेन्स पे की है लास्ट टाइम, आप देखिए इस टाइम हमारे अरब ममालिक से रिएक्शन क्या आ रहा है उस ट्वीट पे। क्या हमारे लिए ये अच्छा हो रहा है? ये आप देख लीजिए, हम प्रिंसेस अल हिंद कसीमा क्या लिख रही है उस ट्वीट पे, क्योंकि उन्होंने इंसल्ट की है, तेजस्विनी सूर्या ने इंसल्ट की है विमेंस की, न कि ओनली अरबियन वुमेन्स की, उन्होंने पूरे देश की विमेंस की इंसल्ट की है। ये आप उस ट्वीट का क्यों नहीं देख रहे हैं? अभी हमारी सरकार बोल रही है कि मेहरबानी करके ये ट्वीट हटा दीजिए ट्विटर से। डिलीट कर दिया वाणी जी, उन्होंने डिलीट कर दिया। जाकिर नाइक की उन्होंने बात सिर्फ तारिक फतेह के एक स्टेटमेंट को कोट किया था, मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं। और हम बात जफरुल इस्लाम पे कर रहे हैं जिन पर देशद्रोह का केस है। हम तेजस्वी सूर्या पे भी कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो गलत है उसको गलत बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर से मैं वही डिलीट, अगर वो अपराधी नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया, क्या आप ये मान रहे हैं गलती उन्होंने गलती की थी? क्या आप ये मान रहे हैं उन्होंने गलती की थी? मैं उनको सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता हूं। अगर आपको उनकी बात गलत लग रही है, आप उनसे हर्ट हुई हैं, तो मैं कहता हूं कि किसी के ट्वीट से भारत के किसी भी नागरिक की भावना को हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जफरुल इस्लाम ने ये क्यों किया ये बताइए। जफरुल इस्लाम ने ये क्यों किया ये बताइए। क्या वो गलत है? वो कोर्ट प्रूव करेगा, जफरुल इस्लाम सही है या गलत है। वो हमारा काम नहीं है, क्योंकि कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि क्या वो सही है। वो आप और मैं यहाँ पे बैठ के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। वाणी जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। जाकिर नाइक क्यों नहीं सर्टिफिकेट दे सकते हैं? क्या हमने जिंदगी में खाक खाना है? ये किताबें मेरे पीछे हम सर्टिफिकेट नहीं, हम केस हैंडल कर सकते हैं। अगर वो अपराधी है उसको कोर्ट कल्प्रिट करेगी। अगर वो अपराधी है उसको कोर्ट कल्प्रिट करेगी। हम नहीं कर सकते हैं। हम मीडिया ट्रायल में सिर्फ फैक्ट्स बोल सकते हैं। मीडिया ट्रायल पे हम डिसीजन नहीं बोल सकते हैं किसी का। हमें पता नहीं, कोर्ट को इन्वेस्टिगेट करने दो। संविधान का नाम ले लीजिए। हम बचाना किसी को नहीं चाहते। आप अगर उन्होंने गलती, ठीक है, मैं अच्छा ठीक है वाणी जी, आप उनको सर्टिफिकेट मत दीजिए। आप उनको कि वो दहशतगर्द है, वो एंटी नेशनल है। को दे नहीं सकती, आप किसी को सर्टिफिकेट दे सकते हैं। कोर्ट को डिसाइड करने दो। कोर्ट में मैटर जा रहा है, कोर्ट को डिसाइड करने दो। हम अपने हाथों में कानून तो नहीं ले सकते हैं। हम अपने हाथों में कानून तो नहीं ले सकते हैं। के लिए आपको क्या एतराज है इसमें? मैं नहीं दूंगा सर्टिफिकेट, तो कौन देगा? हम कैसे सर्टिफिकेट दूंगा? अगर आप कल को गलती करोगे, क्या हम आपको सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप गलत हो या सही हो। आपके सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं होगी। आज भी आपके सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं है, मेरे सर्टिफिकेट। तो वही तो मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ। देखिए वाणी जी, मैं आपको एक बात बता दूं। कौन है डिसाइड करने वाला? मौलाना साद की जगह तिहाड़ जेल की काल कोठरी और जफरुल इस्लाम की बगल की काल कोठरी है।
ये मैं आपको अभी से डिक्लेयर करके दे देता हूं। सीधे चलता हूं मैं इसी सवाल को लेके नाजनीन जी के पास। वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, प्रोसिक्यूशन डिसाइड करेगा, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी डिसाइड करेगी। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेट करने दो मैटर। पर मैं तो डिक्लेयर कर रहा हूं ना वाणी जी, मैं तो डिक्लेयर कर रहा हूं उन्होंने देशद्रोह का काम किया है। कैसे आप डिसाइड करोगे कि उनको जेल जाना है? मीडिया पे कोई डिसाइड नहीं कर, मीडिया ट्रायल पे कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि उनको कहां जाना है कहां नहीं जाना है। आपको सिर्फ फैक्ट्स बोलने हैं। आरएसएन सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं, आरएसएन सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं। सिंह साहब बोलिए। मैडम, जब आप कोई सीमा पार कर जाते हो और जनता की आवाज नहीं सुनते हो तो ये जान लो कि तख्ते उलट जाती हैं। तो ये मत कहिए कि केवल कोर्ट ही सब कुछ डिसाइड करता है। हाँ, कोर्ट डिसाइड करता है। देखिए हमारा कोर्ट बैठा है, लेकिन उसके लिए अगर कोई अपराधी होता है उसके लिए कोर्ट डिसाइड करता है। वो आप और मैं डिसाइड नहीं करते हैं, वो आप और मैं डिसाइड। इसलिए मीडिया को अच्छा वाणी देशभक्त है, मुझे वाणी जी की देशभक्ति पे कोई संदेह नहीं है। एक देशभक्त मुसलमान के तौर पर वाणी यास्मीन क्या मानती है? जो जफरुल इस्लाम ने किया है वो सही है या गलत है? इसका जवाब दे दीजिए। एक देशभक्त मुसलमान के तौर पर वाणी यास्मीन क्या मानती है? क्या राय है उनकी? अगर उसने अगर मगर की कहाँ गुंजाइश रहती है वाणी जी? अगर मगर की कहाँ गुंजाइश रहती है? उन्होंने देशद्रोह का काम किया है, इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अगर उसने गलत किया है, देखिए अगर मगर की बात ही कहाँ है? अंडर है वो, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ के अंडर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ के अंडर है। गलत किया है तो कोर्ट जाने, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते वो गलत है वो सही है। ना मैं सर्टिफिकेट से ना आप मीडिया उनका ओसामा बिन लादेन को उनको सपोर्ट करना आप जायज मानती हैं? क्या उनकी सेक्स स्लेव्स की बात मैं उसामा बिन लादेन, मैं ऐसे उसामा बिन लादेन को जानती ही हूँ के बाद कि आप अच्छा नहीं जानते वाणी यास्मीन उसामा बिन लादेन को? वही जो पाकिस्तान में मिला था एबटाबाद में, एबटाबाद में अमेरिका ने पकड़ के मारा था उसको। ओसामा बिन लादेन को नहीं जानती हैं आप वाणी जी? आप तो मेरे ख्याल से महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन जानती हूँ। आप अगर जाकिर नायक और गदर इस्लाम मैं महिलाओं की क्यों दुश्मन हूँ? मैं महिलाओं, आप तो महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं जफरुल इस्लाम के उस चीज को कैसे, जब कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ के अंडर है, लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द कोर्ट डिसाइड। बैठी हुई है अरब की दुनिया में, आप डिबेट में नहीं हिस्सा ले सकती हैं, वहां आपको मालूम है। ये हिंदुस्तान मैंने फिर से बोला, तेजस्विनी सूर्या ने ट्वीट किया था, उसपे प्रिंसेस अल हिंद कसीमा ने रिप्लाई किया और ऐसे रिप्लाई किया कि हमें माफी मांगनी पड़ी, हमारे नरेंद्र मोदी जी को सर झुकाना पड़ा। वाली बात, हम ये औरतों को पीटे जाने वाली की बात, ये मल्टीपल मैरिजेस, ये आपको निकाह हलाला, ये सारी चीजें आपको देखिए, आप जो है ट्रिपल तलाक की जजमेंट देखे, हमने उसका वेलकम किया, मैरिज आरएसएन सिंह साहब बड़ी सीधी बात कह रहे हैं, बड़ी सीधी बात कह रहे हैं। जाकिर नाइक ने कहा है, वाणी जी सुन लीजिए, जाकिर नाइक ने कहा है कि मुस्लिम पतियों को अपनी पत्नियों को मारना चाहिए, उनको पीटना चाहिए, पहले डराना चाहिए, धमकाना चाहिए, पीटना चाहिए, फिर फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज करना चाहिए। क्या वाणी या जाकिर नाइक की इस बात का समर्थन करती हैं? बताइए। मुझे एक एविडेंट प्रूफ दे दीजिए। जाकिर नाइक की वो अपनी उनकी क्या सोच होगी, बट कुरान में कहीं पे ये नहीं लिखा है कि मुस्लिम पति अपनी जाकिर नाइक को मारना चाहिए। जिसके चेले हैं माजिद हैदरी, उनका ये सार्वजनिक बयान है। का नंबर बताते हैं जाकिर नाइक, वो तो कहते हैं कि कुरान के बाहर में कुछ नहीं बोलते। माजिद हैदरी की सोच अलग है, मेरी सोच, हर एक बंदे की सोच अलग है। आप कम से कम कंडेम तो कीजिए जाकिर नाइक को, और उसका जो ये चेला है गफर, उसको भी तो कंडेम कीजिए। सोच अलग है, जाकिर नाइक की सोच अलग है। यहाँ पे तो फिर हमारे देश से तो इतने सारे लोग भागे हैं, महिल चोकसी भागे हैं, उनको क्यों आप ड्रैग नहीं कर रहे हो मीडिया पे? आपने देखा नहीं आज की खबर, विजय माल्या भागे, विजय माल्या एक्सट्राडिट होने वाला है लंदन से। वाणी जी, विजय माल्या हमारे मोदी जी, विजय माल्या हायर कोर्ट में नहीं अपील कर सकता। मेहुल भी आने वाला है, नीरव भी आने वाला है, विजय माल्या भी आने वाला है। खबर देख लीजिए ना, उनका लोन वेव ऑफ हो रहा है।
ठीक है। उनका जफरुल इस्लाम की बात करिए, मैं सीधे चलता हूँ नाज़रीन के पास। नाज़रीन जी, विजय माल्या और नीरव मोदी के पक्ष में नाज़रीन जी, विजय माल्या और नीरव मोदी के पक्ष में कोई देश का हिंदू नहीं खड़ा है, तो देश का मुसलमान जफरुल इस्लाम के साथ क्यों खड़ा हो जाता है? क्यों उनको बचाने लगता है? क्यों जाकिर नाइक को बचाने लगता है? ये सोच क्या है? ये वहाबी विचारधारा नाज़रीन जी क्यों आती जा रही है? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि भारत के मुसलमान जो भारत में पैदा हुए हैं वो अपने पूर्वजों से, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। वो ये चाहते हैं कि वो अपने पूर्वजों को, अपनी जड़ों को अरब में खोजने जाए, मगर वो ये नहीं चाहते कि वो अपने पूर्वजों को, अपनी जड़ों को, अपने खून को, अपने खानदान को भारत में खोजें। अगर जिस दिन भारत के मुसलमान अपनी जड़ों को और अपने पूर्वजों को भारत का समझकर भारतीय मानने लगेंगे, और मानते भी हैं बहुत हद तक, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों को भारत का मानते हैं, वो भारत की जड़ों से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ भारत की जड़ों से उन्हें काटना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति से काटना चाहते हैं, ताकि वो उनकी आस्था अरब के देशों से जुड़ जाए, उन इस्लामिक देशों से जुड़े जहां पर कट्टरपंथी था, आतंकवाद को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। ये सिर्फ यही चाहते हैं। ये सूफिज्म को नहीं मानते, ये पैगंबर को नहीं मानते, ये रसूल को नहीं मानते, ये किसी चीज को नहीं मानते, सिर्फ ये अपनी विचारधारा को लागू करना चाहते हैं, और ये इस्लाम के नाम पर एक डराने धमकाने का संगठन चलाते हैं। मैं बता दूं दीपक भाई आपको कि मैं जब पिछले दिनों आपकी डिबेट पर आई थी तो मुझे इन फोन नंबर्स पर धमकी मिली, रात रात को फोन आते हैं और वो मुझे धमकी देकर गालियां देते हैं। मैं कहूंगी कि कैमरे से जूम करके इन नंबरों को हाईलाइट किया जाए ताकि पूरा देश देखे कि किस तरह से इन नंबरों को, बिल्कुल मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा। रिक्वेस्ट करता हूं पैनल से कि नाज़रीन को जो धमकी आ रही है ये नंबर दिखाए जाए और इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाया जाए। जी बताइए मौलाना नदीमुद्दीन, किस तरह इस्लाम के पैरोकार के नाम पर महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी चला रहे हैं। बताइए मौलाना के नाम पर गुंडागर्दी चला रहे हैं, इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, सच बोलने पर धमकी दिया जाए। के माफिया बने हुए हैं। पहले उनको रोकिए, रुक गई है वो, पहले उनको रोकिए। हाँ देखिए, जो धमकी दे रहा है वो गलत है, और जफरुल इस्लाम हो या जाकिर नाइक हो, इनके बयान से मुसलमान इत्तफाक नहीं करता है। हम मुसलमान इत्तफाक नहीं करते। हमारा जो मामला है हम यही हल करेंगे। हमारा अगर झगड़ा सरकार से हो सकता है मगर देश से नहीं हो सकता है। अगर जाकिर नाइक हो या जफरुल इस्लाम हो अपना मामला अरबों के बीच में ले जाते हैं तो वो जिम्मेदार हैं, मगर देश के मुसलमानों से उनको मत जोड़ा जाए। मगर मैं कहता हूँ कपिल मिश्रा हो या अनुराग ठाकुर हो, इन पर क्या कार्रवाई हुई? मौलाना साहब, आप जैसे प्रतिनिधि, आप जैसे लोग देश की मुसलमानों की प्रतिनिधि करते हैं, उनको नहीं खड़ा होना चाहिए। मुसलमानों को नहीं खड़ा, मुसलमानों का अपना नेता, मुसलमान आपको अपना नेता मानते हैं, अपना आपको शर्म आनी चाहिए। आप झूठ बोल रही है, वहां से उनको आप झूठ बोल रही है। अरे कौन मानता है? कोई भी नहीं मानता है, कोई नहीं मानता है। अरे हम क्यों मानेंगे? कोई नहीं मानता है, हम नेता नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते। आप झूठ बोल रही हैं, हम नहीं मानते हैं, आप झूठ बोल रही हैं। आप नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो आपने जफरुल इस्लाम का विरोध क्यों नहीं किया? आपने जाकिर नाइक का विरोध क्यों नहीं किया? आप भड़का रही हैं। अगर नहीं मानते हम नहीं मानते, क्यों नहीं किया? मौलाना साहब का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? मौलाना साहब क्यों बोल गए? मौलाना नदीमुद्दीन आप अभी कर रहे हैं, उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? आप तो कौम के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। देखिए मौलाना साद का मामला और जफरुल इस्लाम का मामला दोनों अलग अलग है। अरे मौलाना साहब के बचाव में तो जफरुल इस्लाम ने ट्वीट लिखा है। मौलाना साहब के बचाव में तो जफरुल इस्लाम ने लिखा है। क्या बताइए भारत में मुसलमानों की प्रताड़ना होती है? मौलाना नदीमुद्दीन जवाब दीजिए। नहीं अब फिर जफरुल इस्लाम मौलाना साहब के ही वकील है। अनुराग ठाकुर पर बोलिए, लिखा है। अनुराग ठाकुर पर क्यों नहीं बोल रहे आप? हाँ अनुराग ठाकुर पर बोलिए ना, अनुराग ठाकुर पर बोलिए। चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट, अभी तक मुकदमा कायम नहीं कर पाई। आईपीसी की धारा राजा पर बोलिए। बताइए दिल्ली हाई कोर्ट में है ना मामला? आईपीसी की धारा टूट पाई किस पे बयान हो? मौलाना साहब को पकड़िए। हाँ ठीक है, ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। मौलाना नदीमुद्दीन फिर आऊंगा और
कौन सी वो सोच है जो भारतीय मुसलमानों को गद्दार बनाती है? अनुराग ठाकुर ने मुसलमानों की बात नहीं की, गद्दारों की बात की।